Are we going to have a good race today? Yes, sir! सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जिन्हें बिहार के गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराएगी। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। चीन ने अपने J-20 फाइटर को बताया रफाल से ज्यादा पावरफुल। पूर्व IAF चीफ धनोआ ने ऐसे दिया जवाब। जानेंगे सभी खबरें विस्तार से, बने रहें हमारे साथ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। लगभग 5 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का यह सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पटना और हाजीपुर के बीच बनाया गया है। इसके निर्माण में 1742 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह सेतु जून 2017 में बनना शुरू हुआ था। श्री गडकरी ने इस अवसर पर पटना के गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की भी घोषणा की। इस पुल के नीचे से जहाज भी गुजर सकेंगे। इसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समय से पर्याप्त और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक प्रकट किया और महामारी पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे अग्रिम पंक्ति के व्यक्तियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया को अब स्वास्थ्य का महत्व समझ में आ गया है। उन्होंने संचारी और गैर संचारी बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए भी सभी देशों से बड़े स्तर पर सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वय से बहुस्तरीय गठबंधन बनाने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि कंपनियों को बढ़ावा देने के अंतर्गत 112 स्टार्टअप की वित्तीय सहायता के लिए करीब 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह वित्तीय सहायता कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न ज्ञान आधारित भागीदारों और कृषि व्यापार से जुड़ी नई कंपनियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धन की यह व्यवस्था नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत की जाएगी। इन स्टार्टअप कंपनियों को देश भर में फैले 29 कृषि व्यापार इंक्यूबेशन केंद्रों पर 2 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्टार्टअप और कृषि उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि कृषि और अनुषंगिक क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। बागमती, कमला बालन और बूढ़ी गंडक के बाद बाढ़ का पानी दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के कुछ और क्षेत्रों में फैल गया है। उत्तरी बिहार में वर्षा के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। गंडक नदी की बाढ़ से कई स्थानों पर बांधों को खतरा उत्पन्न हो गया है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में रेल सेवाएं स्थगित हैं। दूर की गाड़ियों की परिवर्तित रूट से चलाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य पूरे जोर शोर पे है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचलन बल के 30 दलों को इस कार्य में लगा दिया गया है। अब तक करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 30,000 प्रभावित को राहत शिविर में शरण दी गई है। प्रभावित लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए 77,000 से अधिक सामुदायिक रसोइयों की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल अज़हा की पूर्व संध्या पर लोगों को मुबारकबाद दी। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये त्योहार बलिदान और सौहार्द का प्रतीक है, जो लोगों को अपनी और दूसरों की खुशहाली के लिए काम करने को प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर लोगों से कहा कि वे अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें और आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रखते हुए नियमों और निर्देशों का पालन करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद उल अज़हा ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और अपनी रचना के प्रति अपार प्यार तथा अनुकंपा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार से हमें एक दूसरे के लिए प्यार, कुर्बानी, शांति और विश्व बुद्धिमत्ता की भावनाओं की प्रेरणा मिलती है। भारतीय वायुसेना को नई तकनीक से लैस राफेल फाइटर जेट की पहली खेप मिल चुकी है। इसके बाद चीन ने दावा किया कि राफेल विमान चीनी J-20 स्टील्थ फाइटर की टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन पूर्व IAF चीफ BS धनोआ ने इस दावे को खारिज कर दिया। चीनी सेना विशेषज्ञ ने कहा, यह केवल 1/4 पीढ़ी से अधिक उन्नत है, बाकी इस विमान को और कुछ ज्यादा नहीं है। विशेषज्ञों के हवाले से चीनी वेबसाइट ने दावा किया, राफेल केवल एक 3rd+ जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन J-20 जैसे एक स्टील्थ 4th जनरेशन विमान से इसकी कोई तुलना नहीं है। वहीं पूर्व IAF प्रमुख धनोआ ने 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर बताया और चीनी दावों का जवाब 2 सरल प्रश्नों के उत्तर के साथ दे दिया। धनोआ ने कहा, अगर J-20 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसे माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, तो इस पर कनार्ड्स क्यों है, जबकि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों F-22, F-35 और रूस की 5वीं पीढ़ी के Su-57 में तो यह नहीं है। कनार्ड्स विमान के नियंत्रण और लिफ्ट को बेहतर बनाने के लिए मैन विंग के आगे लगे होते हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि J-20 के पास कोई ऐसी खासियत है जिससे उसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू कहा जाए, क्योंकि कनार्ड लड़ाकू विमान के रडार सिग्नेचर को बढ़ा देता है, जिससे लॉन्ग रेंज के मीटियोर मिसाइल की पोजीशन मिलती है और यह सभी खूबी राफेल में है। IAF के पूर्व चीफ ने चीन से यह भी पूछा कि अगर J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो इसमें सुपर क्रूज की क्षमता क्यों नहीं है, जबकि इसे बनाने वाली कंपनी चैंगून एरोस्पेस कॉर्पोरेशन इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बताते हैं। सुपर क्रूज एबिलिटी वो क्षमता है जिससे कोई भी विमान आफ्टर बर्नर इस्तेमाल किए बिना साउंड की स्पीड जितनी रफ्तार पर उड़ सकता है। धनोआ ने कहा कि राफेल में सुपर क्रूज एबिलिटी और इसका रडार सिग्नेचर भी दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट के मुकाबले का है। अब बात करेंगे विश्व में कोरोना मामलों की। तो विश्व में कोरोना मामले 1.7 करोड़ से पार हो चुके हैं। वहीं मृत्यु 68 लाख से पार हो चुकी हैं। वहीं रिकवरी की बात करें तो 1.1 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। बात करें भारत की, तो भारत में कोरोना वायरस के मामले 16 लाख से पार हो चुके हैं। मृत्यु 36,000 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है और रिकवरी की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे। ध्यान रखें। जय हिंद।